हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर से सिलेक्शन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान में हमारा एक अंतिम टॉपिक रह गया था जिसका नाम था एकीकरण। वो हमने शुरू किया था। इसका एक भाग यानी हमने जो एक क्लास जो कल हुई थी हमारी, और आज एक क्लास यानी सेकंड क्लास आज हमारी एकीकरण की है। पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आपको जो मोटा मोटी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि 565 रियासत थी पूरे भारत में, और हमको जो विलय करना है वो करना 19 रियासतों का। क्योंकि हमारे जो प्रांत आई थी राजस्थान में कितनी आई थी, 19 रियासतें प्रांत आई थी। उसमें 3 ठिकाने थे। रियासतें मिलेगी तो ठिकाने ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि रियासत विभाग की स्थापना की गई थी दिल्ली में इनको मिलाने के लिए। क्लियर है। और रियासत विभाग की मैं बात करूं तो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। और इसका जो सचिव बनाया गया था किसका, रियासत विभाग का, वो बनाया गया था वीपी मेनन को। फिर रियासती विभाग ने एक बैठक रखी कहां पर, दिल्ली में। किसकी, नरेंद्र मंडल की। किसकी बैठक रखी, नरेंद्र मंडल की। किसके कहने पर, तो लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर। और यहां पर मीटिंग हुई, चाय नाश्ता करवाया सबको। और दोपहर के बाद में इन दोनों को यानी नरेंद्र मंडल के जो जितने भी जो राजा थे यानी 565 जो राजा थे इनको 2 फॉर्म दे दिया गया। क्लियर है। और दोनों फॉर्मों पर बोला कि साइन करना है। एक फॉर्म जिसमें 10 लाख से जनसंख्या कम है और 1 करोड़ से आय कम है वो साइन करना है। दूसरे पर मैं बात करूं तो जिनकी जनसंख्या या जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से आय अधिक है उनको साइन करना है। क्लियर बात। तो उनमें से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की जो सारी रियासतें थी उन्होंने किस पर साइन किया, तो उन्होंने सारे की सारी रियासतों ने जो पहले फॉर्म पर जो यानी पहले साइन किया था यानी पहले फॉर्म पर साइन किया था। उसके बाद मैं बात करूं तो इन दोनों फॉर्मों का नाम क्या था, तो आपको देखना पहले फॉर्म का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और दूसरे का नाम था जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में यह था कि यानी इस पर हस्ताक्षर करने वाले यानी इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि जो रियासत है वो एकीकरण की मंजूरी दे दी किसको, रियासत विभाग को। और उसमें साइन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कौन करेगा, तो 10 लाख जनसंख्या कम हो या 10 लाख से जनसंख्या कम हो, इसके अलावा आय वार्षिक आय जो 1 करोड़ से कम हो वो रियासत इस पर साइन कर दे 15 अगस्त से पहले अनिवार्य रूप से, और रियासत विभाग को यह कागज जमा करवा दे। उसके बाद मैं बात करूं कि वह रियासतें जिनकी 10 लाख से आय 10 लाख से जनसंख्या अधिक है और आय 1 करोड़ से अधिक है और वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहती है, वो भी इस पर साइन करे और जमा करवा दे किसको, रियासत विभाग को। उसके बाद मैं बात करूं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की। इसमें क्या था, इसमें यह था कि वे रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहती है वो इस पर साइन कर दे भाई। किस पर, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर। और उसके बाद में अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहती है तो उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला जो है रियासती विभाग करेगा। और इस पर साइन कौन करेगी, इस पर वही रियासत साइन करेगी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और आय जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से कम हो, सॉरी अधिक हो। क्लियर है। इसमें मैं बात करूं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में राजस्थान की कितनी रियासतें थी, तो मैंने 4 रियासतें बताई। कौन कौन सी बताओ, देखिए। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें इसमें जो है शामिल थी। अब मैं बात करूं जो सारी रियासतें थी राजस्थान की, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। क्लियर है बात। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर किसी ने साइन नहीं किया था क्योंकि विद्रोह की भावना हमारे पहले ही नहीं थी। क्लियर है। विद्रोह मतलब कि जो है हम देश के यानी देशभक्ति थे यानी देशभक्त थे हमारे सारे राजा। क्लियर है। उसके बाद में बात करूं सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया, तो सर्वप्रथम मैं बात करूं तो हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने किया था। और अंतिम रियासत किसने किया था, तो आपको बताना धौलपुर ने किया था। इन्होंने लगभग 7 अगस्त को किया था, 7 अगस्त 1947 को। और अगर मैं बात करूं धौलपुर ने, तो धौलपुर ने जो है साइन किया था 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को। धौलपुर के महाराजा कौन थे, तो आपको बताना उदय सिंह थे। अब उसके बाद मैंने बताया था कि राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था ये हुआ था कब, बताओ देखे, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा हुआ था देश आजाद, सबको पता है। और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 18 मार्च 1948 को। कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को जो है एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने कहा था एकीकरण में जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 मंथ और उसके बाद
14 दिन का जो है समय लगा था। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का क्या लगा था बताओ देखे, समय लगा था। किस में बताओ देखे, एकीकरण में। उसके बाद मैं बात करूं एकीकरण हमारा जो कितने यानी कितने चरणों में हुआ, तो आपको बताना है 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसके बाद मैंने कहा था 19 रियासतें थी राजस्थान में, उनका विलय करना और 3 थे ठिकाने। 19 रियासतें कौन कौन सी थी, तो मैंने नोट करवा दिया। मेवाड़, पहले गुइलों वाली बताता हूँ, मेवाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद हाड़ौती वाली बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, नवीनतम रियासत, ठीक है। उसके बाद सिरोही है, जोधपुर है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपके बीकानेर हो गई, किशनगढ़ हो गई। उसके बाद जयपुर, अलवर, करौली, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर और इसके अलावा टोंक, ये आपकी रियासत है। 3 ठिकाने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा, क्लियर है। और इनको जो है क्या कहा जाता था बताओ देखे, तो इनको कहा जाता था बताओ देखे क्या, नॉन सैल्यूट ठिकाने जो कहा जाता था। अब हमको पढ़ना है बताओ देखे, यहां तक हमने जो पिछली क्लास में बातें कर ली थी। अब हमको पढ़ना है बताओ देखे क्या, एकीकरण के चरण। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम चरण, तो लिखो भाई एकीकरण का प्रथम चरण। सबसे पहले प्रथम चरण की अगर मैं बात करूं, प्रथम चरण, प्रथम चरण की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेट आती है 18 मार्च 1948। कुछ लोग विद्वान हैं, उन्होंने 17 मार्च पढ़ रखी होगी, वो भी कहां पर विवाद हुआ था उसकी मैं चर्चा आगे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल थी, नामकरण क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। इसमें रियासतें शामिल थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उसके बाद करौली। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं, इसमें एक ठिकाना शामिल था जिसका नाम था निमराना, था कि नहीं था बताओ देखे, था, क्लियर है बात। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इसमें कुल इकाइयां कितनी थी पहले चरण में, कुल इकाइयां, तो कुल इकाइयां इसमें टोटल में बात करूं तो 5 थी। कितनी थी बताओ देखे, 5 थी। 5 में से अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 रियासतें शामिल थी, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था, एक ठिकाना। तो आपसे पूछ ले पहले चरण में टोटल इकाइयां कितनी थी, तो आपको बताना 5 थी, रियासतें इसमें 4 थी, एक ठिकाना था। अब मैं बात करूं इनको मिलाने में क्या क्या दिक्कत हुई थी और कैसे कैसे इनको मिलाया गया उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं किसके बारे में, अलवर रियासत के बारे में। तो अलवर के सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शासक कौन थे। वैसे मैंने शासक कल नोट करवा दिए थे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो अलवर के उस समय शासक थे बताओ देखे कौन, तेज सिंह। इसको कैसे मिलाया गया, तो इसको मिलाया गया था क्योंकि ये रियासत यानी कौन सी रियासत, अलवर रियासत शामिल थी किसमें, गांधी जी की हत्या में। कैसे, क्योंकि मैं बात करूं अलवर के दोस्तों शासक थे कौन, तेज सिंह। और तेज सिंह के प्रधानमंत्री बोल दो या दीवान बोल दो कौन थे, बीएन खरे थे। बीएन खरे मैं कह सकता हूँ तो आपको जानना हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। और गांधी जी के हत्या से पहले ये नाथूराम गोडसे से मिलते हैं क्योंकि बीएन खरे और नाथूराम गोडसे जो एक ही गाँव के थे, यानी मीटिंग हुई थी। तो इस बात का पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उन्होंने इनको दिल्ली बुलाया कि इनको शासक तेज सिंह को, और इनको नजरबंद कर दिया था। किनको बताओ देखे, तेज सिंह को, और प्रशासन जो अपने हाथों में ले लिया। अब जब चाहे तब मिला सकते हैं किसको बताओ देखे, अलवर को। तो लिख लो शासक तेज सिंह के दोस्तों जो दीवान थे यानी प्रधानमंत्री थे कौन बताओ देखे, कौन थे बताओ देखे, तो बीएन खरे। तो लिखो राजा तेज सिंह के, राजा तेज सिंह के प्रधानमंत्री बीएन खरे, बीएन खरे हिंदू महासभा, हिंदू महासभा के, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। और कहते हैं कि बीएन खरे और नाथूराम गोडसे एक ही गांव के थे। और गांधी जी की हत्या से पहले जो है बीएन खरे ने किससे मुलाकात की, तो नाथूराम गोडसे से मुलाकात की थी भाई, क्लियर है। तो गांधी जी की हत्या से पहले गांधी जी की
हत्या से पहले बीएन खरे ने नाथूराम गोडसे से मुलाकात की। इस बात का पता चला किसको? भारत सरकार को। इस बात का किसको पता चला? भारत सरकार को पता चला था। और गांधी जी की हत्या के बाद में मैं बात करूं तो बीएन खरे को बर्खास्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के पद से, और 10 फरवरी 1948 को बुलाया गया तेज सिंह को काम पर दिल्ली, और दिल्ली बुलाकर इनको कर दिया नजरबंदी। और उसके बाद में भारत सरकार ने जो अलवर का प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिख लो गांधी जी की हत्या के बाद में गांधी जी की हत्या के बाद में बीएन खरे को बर्खास्त किया गया। उसके बाद में बात करूं शासक तेज सिंह को 10 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया। नजरबंद किया। वे सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथों में लिया। अब जब चाहे तब मिला लेंगे किसको? अलवर को। क्लियर है? तो अलवर रियासत तो मान गई थी, बोला कि गांधी जी कहते हैं आते आप तो जाओगे और लंबा जाओगे। क्लियर है? अब बारी है किसकी बता देंगे? भरतपुर की। तो भरतपुर को मिलाते हैं भाई, कैसे मिलाएं भरतपुर को? भरतपुर के शासक कौन थे बता देंगे? तो आपको बताना बरजिंदर सिंह थे। वैसे मैंने लिखवा दिया लेकिन फिर भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? यहाँ पर तो भरतपुर के शासक कौन थे? तो आपको बताना बरजिंदर सिंह थे। यहां पर क्या दिक्कत हुई थी बता देंगे? यहां पर क्या समस्या हुई? इनको कैसे मिलाया गया बताओ? तो यहाँ के जो महाराजा थे जिनका नाम था बरजिंदर सिंह, ये आरएसएस से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है संघ से ये जुड़े हुए थे। कौन बता देंगे? तो फिर आपको बताना दोस्तों बरजिंदर सिंह। और ये आरएसएस को दोस्तों जो है स्वयं सेवक को जो है शस्त्र जो प्रशिक्षण है, यानी मैं कह सकता हूँ उनको जो ट्रेनिंग दिया करते थे। क्लियर है? यानी यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इस बात का पता चला नेहरू जी को। नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा, बोला कि आरएसएस के व्यक्तियों को वहां पर भरतपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग दे रहा है बरजिंदर सिंह। तो फिर इनको बुलाया गया दिल्ली, किनको? बरजिंदर सिंह को। और 14 फरवरी 1948 को इनका प्रशासन हाथ में ले लिया। यानी इनके जो प्रशासन के जो सारे अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। और यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त किया था भारत सरकार ने, भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था एस.एन. सप्रू को। किसको? एस.एन. सप्रू को। क्लियर है बात? तो लिख लो इसमें क्या लिखोगे बताओ देखे भाई, थोड़ा सा गला खराब है, ठीक है? तो देखो मैं सबसे पहले मैं बात करूं महाराजा बरजिंदर सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। क्लियर है? उसके बाद में बात करूं तो भरतपुर में जो स्वयं सेवक यानी जो आरएसएस है, इनको जो शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा था भाई। भरतपुर में
स्वयंसेवक स्वयंसेवक को सस्त्र प्रशिक्षण शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा था यानी यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्लियर है। इस बात का पता चला किसको? बता देंगे नेहरू जी को। तो नेहरू जी ने पत्र लिखा किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे लिख लो अतः नेहरू जी को, या नेहरू जी को इस बात का पता चला, अतः नेहरू जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर अवगत कराया। पत्र लिखकर किसको दिल्ली बुलाया? बरजिंदर सिंह को। पत्र लिखकर बरजिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया। कहां बुलाया? बताओ देखिए। दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाकर क्या छीन लिया? प्रशासन छीन लिया भाई। दिल्ली बुलाकर उनसे कब छीना गया? 10 फरवरी को, और इनसे 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1948 को प्रशासन बुलाकर 14 फरवरी 1948 को प्रशासन छीन लिया, या मैं कह सकता हूं प्रशासन के अधिकार छीन लिए। प्रशासन के अधिकार छीन लिए। क्लियर है। किससे? बताओ देखिए, महाराजा बरजिंदर सिंह से। उसके बाद में भारत सरकार ने भरतपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया था, ये किसको किया था? एस.एन. सप्रू को। यानी प्रशासन कौन देगा? भरतपुर का एस.एन. सप्रू देखेगा। भारत सरकार ने एस.एन. सप्रू को भरतपुर को, यानी भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक नियुक्त किया। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब किसको मिला लेंगे? भरतपुर को मिला देंगे भाई। क्लियर है। करौली और धौलपुर में कोई दिक्कत नहीं थी, करौली और धौलपुर सीधे ही मान गए थे। क्लियर है। तो लिखो। अब बारी आई किसकी? बता दें कि करौली की। करौली के शासक कौन थे? गणेश पाल वासुदेव सिंह थे। क्लियर है। तो करौली के शासक कौन थे? गणेश पाल देव सिंह। क्लियर है। इनको कैसे मनाया? तो इनको राज प्रमुख का पद देकर मनाया भाई। क्लियर है। और इनका जो मैं बात करूं तो आपको ध्यान, जो प्रीपर्स रखा गया था वो 1,50,000 इनका जो प्रीपर्स से रखा गया था। क्लियर है बात? तो इनको कैसे मनाया गया था? तो इन्हें राज प्रमुख नहीं, उपराज प्रमुख बोला कि आपको उपराज प्रमुख बना देंगे। उपराज प्रमुख का पद देकर मनाया। उसके बाद में बात करूं तो धौलपुर, और धौलपुर के शासक कौन थे? तो फिर आपको बताना उदयभान सिंह। कौन थे? बताओ देखे। उदयभान सिंह थे। कहां के? बताओ देखे। तो फिर आपको बताना है कहां के? धौलपुर के शासक। इनको बना दिया राज प्रमुख। क्लियर है। इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख बनाया गया।
अब ये चारों रियासतों की संयुक्त बैठक होगी कहां पर? दिल्ली में। चारों रियासतों की, बोला कि हम आपका एकीकरण कर रहे हैं भाई, चारों रियासतों की संयुक्त बैठक कहां पर होगी? दिल्ली में। चारों दिल्ली में। और कब है? तो ये बैठक हुई थी 27 फरवरी 1948 को। क्लियर है? कहां पर हुई थी? 27 फरवरी 1948 को। कहां पर? दिल्ली में जो आयोजित किए गए थे इन चारों रियासतों की बैठक, और बोला कि हम आपको मिला रहे हैं भाई। क्लियर है बात? 48 को दिल्ली में आयोजित, दिल्ली में आयोजित। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए बताओ देखें। तो बैठक के निर्णय लिखो क्या क्या। नंबर 1, बैठक में निर्णय। नंबर 1 बात मैं बात करूं प्रथम चरण का, यानी संघ का जो नाम है ये क्या रखा जाएगा? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। किसके कहने पर? के मुंशी के सुझाव पर। के मुंशी के सुझाव पर। नंबर 1 निर्णय ये हो गया। अब इसमें इकाइयां कितनी थी? तो आपको बताना है 4 इकाइयां, सॉरी 5 इकाइयां थी, 4 रियासतें, एक इसमें ठिकाना था। अब अगर मैं बात करूं प्रीव्यू पर्स किसको कितना दिया जा रहा था यहां पर बताओ देखे। तो देखो लिखो प्रीव्यू पर्स मतलब भाई अब आय इनकम बंद हो गई प्रीव्यू पर्स, तो प्रीव्यू पर्स तो देना पड़ेगा। तो अलवर को दिया जा रहा था 5,20,000, 5,20,000। उसके बाद भरतपुर को, तो भरतपुर को प्रीव्यू पर्स दिया जा रहा था 5,00,000, 5,20,000 और 5,02,000। क्लियर है? थोड़ा सा कम था इनसे, 18,000 कम था। ठीक है। धौलपुर को, धौलपुर को प्रीव्यू पर्स दिया जा रहा था 2,64,00,000। और अब कौन सी रह गई? करौली। करौली को लगभग 1,00,000 कुछ था। कितना था? तो आपको बताना 1,05,000। क्लियर है? तो ये प्रीव्यू पर्स दिया गया था सभी राजाओं को। अब अगर मैं बात करूं प्रशासनिक पदों की, प्रशासनिक पद पर कौन कौन रहेंगे? तो प्रशासनिक पद लिख लो पहले चरण में कौन कौन रहे थे बताओ देखे, और किसका जो कार्य रहेगा, क्या क्या कार्य रहेगा लिखो। लिखो प्रशासनिक पद एवं कार्य। तो पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण की राजधानी क्या थी? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो राजधानी दे दी अलवर को, राजी, अलवर राजी। 4 रियासतों को अलग अलग देना है। क्लियर है? उसके बाद में बात करूं तो राज प्रमुख है, राज प्रमुख बना दिया धौलपुर के उदयबान सिंह को, धौलपुर महाराजा उदयबान सिंह। धौलपुर महाराजा उदयबान सिंह। उसके बाद देखो उपराज प्रमुख है, और उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? तो ये दे दिया करौली को। तो करौली शासक गणेश पाल देव, करौली शासक है गणेश पाल देव, गणेश पाल देव।
तो अलवर राजी, धौलपुर राजी, इसके अलावा और कौन, करौली राजी। अब नाराज कौन रहेगा, भरतपुर रहेगा, तो भरतपुर में बोला कि हम कर देंगे आपके उद्घाटन। क्लियर है। अब प्रथम चरण में मंत्रिमंडल भी बनेगा। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी है वो किसने ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली थी। बोला कि मैं गठन कर दूंगा और मैं बना दूंगा, क्या बता देंगे, मंत्रिमंडल, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्रिमंडल का गठन लिखो। मंत्रिमंडल का गठन, तो लिखो मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसने ली, सरदार पटेल ने। सरदार पटेल लेकर कार्य प्रारंभ किया। क्लियर है। यानी सरदार पटेल ने कहा कि मंत्री मैं बना दूंगा सबको। ओके ठीक है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बोल दो या प्रधानमंत्री बोल दो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, तो फिर आपको बता रहा है ये अलवर के थे भाई। पीछे अभी एक आरएस का पेपर हुआ था 2 फरवरी 2025 को, और उस पेपर में शोभाराम कुमावत के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, बता देंगे। उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको, बता देंगे। तो फिर आपको बताना है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी, और जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का नेहरू इनको जो है कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू इनको जो है कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं अन्य मंत्री कौन कौन थे इसमें मंत्रिमंडल में, प्रशासन, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से चलेगा नहीं, तो बताओ कहां से शामिल करें। सबसे पहले एक एक शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो किसको शामिल करूं, तो मैं शामिल कर लेता हूं मास्टर भोलेनाथ। मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ कहां से थे, तो आपको बताना अलवर से। एक मैं शामिल कर लेता हूं गोपीलाल यादव को। मैं क्या, सरदार पटेल जी शामिल करेंगे गोपीलाल यादव को। भाई ऐसा कंटेंट कोई नहीं देगा, मैं लिख के देता हूं ना। क्लियर है। आपने मार्केट में कहीं नहीं पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन मार्केट में नहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो एक नेता है चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल मिश्र याद करो कहां पर है, वो प्रजामंडल में, जयपुर प्रजामंडल में। ये शर्मा है वो मिश्र है, और ये कहां से था, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, और इनको शामिल किया गया था करौली से। अब बताओ धौलपुर से किसको शामिल करें, तो धौलपुर को शामिल करना मंगल सिंह को। क्लियर है। तो ये आपका हो गया मंत्रिमंडल। अब उद्घाटन करो। उद्घाटन कहां करना है, तो उद्घाटन करना है लोहागढ़ दुर्ग में। कब करना है, 17 मार्च 1948 को। क्लियर है। लेकिन 17 मार्च को हुआ नहीं था, लेकिन ध्यान रखना 17 मार्च जो आपकी 9th क्लास की जो बुक है ना राजस्थान दिन, उसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना भाई। पहले उद्घाटन 17 मार्च को होना था, लेकिन प्रस्तावित था, लेकिन बाद में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैं भी आपको जो नोट करवा दूंगा भाई। क्लियर है। उद्घाटन देखो पहले मैं समझाऊं फिर मैं आपको लिखवाऊं, तो भाई डबल टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। साथ के साथ लिखता जाऊं, साथ के साथ समझाता जाऊं, ये बेस्ट है भाई, है कि नहीं है। पहले आपको मैं समझाऊं आधा घंटा, फिर आधा घंटा लिखो, क्या है, नहीं तो 1 घंटा पूरा लिख सकता है हम, ठीक है। तो लिखो
भरतपुर के यानी 17 मार्च 1948 को 17 मार्च 1948 को भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में दुर्ग में प्रस्तावित। फिर नहीं हुआ, क्या कारण रहे? तो भरतपुर के शासक कौन थे? तो मैंने बताया था बरजिंदर सिंह थे। इनके भाई थे जिनका नाम था मान सिंह, क्लियर है। और मान सिंह ने नारा दिया था जाट झंडा खतरे में, और 17 मार्च 1948 को जो उद्घाटन हो रहा था इसका विरोध किया। तो मान सिंह और उनके सहयोगियों को, उनके सहयोगी थे देशराज, उनको शाम होते होते गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च को उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? उसमें केंद्रीय मंत्री थे, जो है उसमें तत्कालीन में बात करूं, केंद्रीय मंत्री थे जिनका नाम था नर हरि विष्णु गौडगिल यानी एनवी गौडगिल। उन्होंने 18 मार्च यानी अगले दिन जो उद्घाटन किया था भाई, क्लियर है। तो यहां पर नारा आपसे पूछ सकते हैं, नारा क्या था? तो लिखो भरतपुर के महाराजा बरजिंदर सिंह के भाई मान सिंह ने जाट झंडा खतरे में नारा देकर विरोध किया। नारा देकर विरोध किया। इनके सहयोगी कौन थे? देशराज थे। इनको शाम होते 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया और फिर उद्घाटन हुआ 18 मार्च को। लिखो उद्घाटन 18 मार्च 1948 किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री थे नर हरि विष्णु गौडगिल, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे नर हरि विष्णु गौडगिल। ओके, उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना है क्या, उद्घाटन कहां हुआ? तो लोहागढ़ दुर्ग में, जो कहां पर है? भरतपुर में। यहां पर इसका हुआ था, बताओ देखिए क्या उद्घाटन, क्लियर है। अब यहां पर देखो, अलवर के राजा पर तेज सिंह पर क्या आरोप लगे थे कि इनके प्रधानमंत्री थे BN खरे और ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और गांधी जी के में कहते हैं कि ये शामिल थे। तो फिर जांच आयोग भेजा भारत सरकार ने। बरजिंदर सिंह जी RSS को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्लियर है। तो इन पर भी आरोप थे। तो भारत सरकार ने भेजा, बताओ देखिए क्या, जांच आयोग। और जांच आयोग में जो है इन्होंने जो है मैं बात करूं तो इनको दोनों को जो है दोस्त मुक्त जो है घोषित किया गया था, क्लियर बात। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि जो है 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और कौन सी रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था? तो भरतपुर रियासत ने जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था भाई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक लाइन यहां पर लिख लो कि भारत सरकार ने जांच आयोग भेजे दोनों के खिलाफ और उसके बाद में दोनों में जो है दोनों रियासतों को जो है दोष मुक्त घोषित कर दिया। तो लिखो भारत सरकार ने जांच आयोग में
अलवर व भरतपुर रियासत को दोष मुक्त घोषित किया। क्लियर है। उसके बाद में बात करूं तो आपको ध्यान रखना दोस्तों क्या कि भरतपुर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता जो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है नहीं मनाया था। तो भरतपुर रियासत ने बोला कि हमको पहले दोष मुक्त करो भाई, कल को कलंक लग जाएगा भरतपुर, ये देखो यहाँ पर कल को कलंक लग जाएगा कि हमारे राजा ऐसे नहीं थे। तो बोला कि पहले जांच करो, जांच में दोष मुक्त करो, उसके बाद हम जो है क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्लियर है। तो भरतपुर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस है नहीं मनाया। क्लियर है बात। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि प्रथम चरण में पहली बात तो यह कि यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, उसके बाद में बात करूं तो आपको देखना है यहाँ की आय कितनी थी टोटल, और उसके बाद में बात करूं तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना था। क्लियर है बात। तो लिखो मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या लगभग 18,37,000 कुछ है ना, 18,37,944 से पूरी है ना कि जनसंख्या 18,37,944 लगभग 18 लाख, लगभग याद रख लेना ठीक है, पूरा कोई नहीं पूछेगा, लगभग है 18 लाख। मत्स्य संघ की कुल आय, मत्स्य संघ की कुल आय कितने थी बताओ देंगे तो आपको बताना 1,84,00,000 यानी 184 लाख। उसके बाद में बात करूं क्षेत्रफल, मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल कितना था बताओ देंगे तो आपको बताना 12,000 वर्ग किलोमीटर। ओके क्लियर है बात। तो ये था हमारा पहला चरण। ओके तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। देखो सबसे पहले हमने यहां से शुरुआत की थी। अब देखो आपको याद क्या क्या करना है उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा ठीक है, ताकि आपको जो याद करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें रियासतें कितनी शामिल थी। नंबर 1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें शामिल थी। एक इसमें ठिकाना शामिल था जिसका नाम था निमराना। उसके बाद में बात करूँ कुल इकाइयाँ कितनी थी तो आपको बताना 5 इकाइयाँ थी और इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अलवर के उस समय शासक कौन थे, तो अलवर के शासक थे तेज सिंह। क्लियर है। ये कहानी आप याद करो तो कर लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के शासक थे तेज सिंह, और तेज सिंह के प्रधानमंत्री थे बी एन खरे, और बी एन खरे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। क्लियर है। और गांधी जी की हत्या से पहले जो बी एन खरे जो है नाथूराम गोडसे से मुलाकात करते हैं यानी मिलते हैं, और बी एन खरे को यानी इस बात का पता भारत सरकार को चला तो बी एन खरे को बर्खास्त कर दिया गया, और 10 फरवरी 1948 को शासक तेज सिंह को जो है दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया, और अलवर का जो है प्रशासन अपने हाथों में ले लिया किसने, भारतीय सरकार ने। उसके बाद भरतपुर के शासक कौन थे तो आपको बताना बरजेंद्र सिंह थे। बरजेंद्र सिंह की मैं बात करूं तो आरएसएस के सदस्य थे। क्लियर है। यानी आरएसएस से ये जुड़े हुए थे। क्लियर है। और भरतपुर में स्वयं सेवक को जो है शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस बात का पता चला नेहरू जी को। नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा। पत्र लिखकर जो है बरजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया। कब बताओ देगा 14 फरवरी 1948 को, और प्रशासन छीन लिया। और वहां का प्रशासक भारत सरकार ने किसको नियुक्त किया तो आपको बताना एस एन सप्रू को किया।
दोनों पर आरोप लगे, दोनों रियासतों पर, ठीक है। करौली ने कुछ नहीं बोला। गणेश पाल देव, यानी गणेश पाल पूरा नाम है गणेश पाल वासुदेव सिंह। गणेश पाल ने जो है राजी राजी ये मान गए थे और इनको जो है कहा गया था कि आपको राज प्रमुख का पद देंगे, आप एकीकरण में शामिल हो जाओ। बोला कि ठीक है। धौलपुर के उदयबान सिंह थे, ये भी मान गए थे, बोला कि आपको राज प्रमुख का पद दे देंगे, तो बोला कि ठीक है साहब। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं यहाँ पर जो बॉक्स बना रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूँ तो 4 रियासतों की जो है, यानी चारों रियासतों की क्या हुई थी, दिल्ली में संयुक्त बैठक हुई थी। कब बताओ देखे, 27 फरवरी। ये डेट आपसे जो पूछ सकते हैं भाई, क्लियर है, ये डेट आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना, 27 फरवरी 1948। और कहाँ पर हुई थी, तो आपको बताना दिल्ली में ये बैठक हुई थी। और उसके बाद में इन चारों को कहा गया कि हम आपका कर रहे हैं एकीकरण। और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि पहले चरण का जो नाम होगा वो क्या होगा, बताओ देखे, मतिस्य संघ होगा। और किसके कहने पर, बताओ देखे, तो आपको बताना के एम मुंशी के कहने पर। उसके बाद फिर विपक्ष की मैं बात करूं तो अलवर को दिया गया था 5,20,000, भरतपुर को 5,02,000, धौलपुर को 2,64,000 और उसके बाद करौली को 1,05,000 दिया गया था। प्रशासनिक पदों की मैं बात करूं तो राजधानी जो है अलवर, यहाँ से ध्यान रखना, ये प्रशासनिक जो पद है ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये पूरा मैटर आपको याद करना है। तो देखो क्या क्या याद करना है, राजधानी अलवर ये आपको याद करना है। राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयबान सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख करौली के शासक गणेश पाल देव को बनाया गया था। उसके बाद में बात करूं तो मंत्रिमंडल का जो गठन है इसकी जिम्मेदारी किसने ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ली कि इसका गठन मैं मेरे हिसाब से कर दूंगा। और प्रधानमंत्री बना दिया किसको, बताओ देखे, शोभाराम कुमावत को, जो कहाँ के थे, अलवर के थे। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जो इनको जो है क्या कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अन्य मंत्री मास्टर भोलेनाथ, जो कहाँ के थे, अलवर के। गोपीलाल यादव, जो कहाँ के थे, बताओ देखे, भरतपुर के। इसके अलावा मैं बात करूँ तो चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल मिश्र तो जयपुर प्रजामंडल में। चिरंजी लाल शर्मा की मैं बात करूँ तो एकीकरण में, और ये कहाँ पर बताओ देखे, तो एकीकरण के प्रथम चरण में, जो कहाँ के थे, करौली के। मंगल सिंह की मैं बात करूँ तो ये धौलपुर के थे भाई। उसके बाद देखो मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना, पहले प्रस्तावित था उद्घाटन कब है, 17 मार्च 1948 को, कहां पर, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। लेकिन भरतपुर में हुआ क्या था कि महाराजा जो बड़जिंदर सिंह है इनके भाई थे मान सिंह, और मान सिंह के सहयोगी थे, बताओ देखे कौन, देशराज। इन्होंने जो है नारा दिया, जाट झंडा जो है खतरे में, और इसका जो है क्या किया, बताओ देखे, विरोध किया किसका, उद्घाटन का। तो शाम होते होते 17 मार्च को शाम को इनको कर लिया देशराज और मान सिंह को गिरफ्तार, और उद्घाटन जो है अगले दिन हुआ 18 मार्च 1948 को। किसने किया, उसमें केंद्रीय मंत्री थे नरहरि विष्णु गौडगिल, इन्होंने उद्घाटन किया, कहां पर, लोहागढ़ दुर्ग में। उसके बाद में अलवर और भरतपुर के जांच के लिए जांच आयोग भेजा गया भारत सरकार के द्वारा, और अलवर और भरतपुर रियासत को दोनों को दोष मुक्त जो है घोषित कर दिया गया। और भरतपुर रियासत ने यह ध्यान रखना कि प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस है ये नहीं मनाया था भाई। उसके बाद में बात करूँ तो मत्स्य संघ की कुल जनसंख्या 18,37,944 थे। आपको राउंड फिगर में 18 लाख आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ की कुल आय 1,84,00,000 है, क्लियर, यानी 184 लाख। और मत्स्य संघ का जो कुल क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यह था हमारा पहला चरण, क्लियर बात। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में, और जल्द ही हम आपके बीच में आने वाले हैं, क्लियर बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।